शीलापुर गांव के जंगल में पीलू नाव चलाती थी। नाव चलाकर घर का खर्चा निकालती थी। पीलू के पति हरिया का देहांत हो गया था। पूरे घर की बोझ उसी पर था। उसे एक बेटा था टिल्लू। टिल्लू कोई काम नहीं करता था, ऐसे ही दिन भर घूमता रहता था। लेकिन वो बहुत जुगाड़ू था और उसे कांच की चीजें बनाने में बहुत मजा आता था। सुंदरी एक दिन पीलू को कहती है, बहन पीलू, तुम बहुत मेहनत करती है और मेहनत से टिल्लू को इतना बड़ा किया है, लेकिन वो कुछ करता ही नहीं है। तो पीलू बोलती है, हाँ बहन, कमाई तो कुछ नहीं है उसकी, लेकिन कांच के सामान बना लेता है। तो सुंदरी कहती है, उससे क्या होगा पीलू, सभी बच्चे मेहनत कर रहे हैं, मगर तुम्हारा बेटा कुछ नहीं करता है। वो कांच के टुकड़ों से कुछ न कुछ बनाता रहता है, उसका ध्यान नहीं रहता है। ऐसे में वो कैसे अपना जीवन चलाएगा? तुम उसे कुछ काम में लगवा दो, नहीं तो उसका कुछ नहीं होगा। तुम मेरी बहन जैसी हो, इसलिए इतना सब कह रही हूँ। तो पीलू कहती है, सही बोल रही हो बहन, मैं नहीं चाहती कि वो मेरे जैसा गरीब नाव चलाने वाला रह जाए। मैं उसे समझा दूंगी। उसके बाद पीलू रात में अपने बेटे टिल्लू से बात करती है। टिल्लू, तुम्हारे उम्र के लड़के या तो शहर में काम कर रहे हैं या फिर यही मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। तुम बेकार में कांच के सामान बनाना अब बंद कर दो। तो टिल्लू कहता है, माँ, मैं काम पे ध्यान दे रहा हूँ और साथ में कांच के सामान भी बनाता हूँ, लेकिन मुझे पैसे कमाने के काम कोई नहीं दे रहा है। तुम देखना, मैं एक दिन कांच का ऐसा काम करूँगा कि तुम खुश हो जाओगी। बेटा, तू ऑटो रिक्शा ही चला ले, कम से कम कुछ पैसे तो आ जाएंगे घर में। टिल्लू अपनी माँ का कहना मान जाता है, लेकिन उसी रात कालू उनके घर में आता है और पीलू की नाव के पास जाता है। कालू भी नाव चलाता था और पीलू से जलता था कि वो एक औरत होकर ऑटो नाव कैसे चलाती है और उससे ज्यादा कमाती है। पीलू, तू मुझसे ज्यादा कमाती है, मैं तेरी नाव को जलाकर राख कर दूंगा। ऐसा सोचकर कालू नाव पे मिट्टी का तेल डाल देता है और उसमें आग लगा देता है। फिर वो वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह पीलू अपने बेटे के साथ घर के बाहर आती है तो अपना नाव को जलता हुआ पाती है। वो रोने लगती है, हे भगवान, ये गरीबी में तू कैसी परीक्षा ले रहा है? मेरी नाव टिल्लू के पापा की निशानी थी, मेरे घर इसी से चलता था। अब मैं अपने परिवार को कैसे चलाऊंगी? लोगों से लिया हुआ कर्ज भी चुकाना बाकी है। सोचती थी इस बार छुट्टियों में जब लोग घूमने फिरने के लिए आएंगे तो मेरी नाव से अच्छी कमाई होगी, लेकिन अब सब बर्बाद हो गया। पीलू अब मजदूरी का काम करने लगी और घर के लिए पैसे कमाने लगी। कालू ये देखकर बहुत खुश हो रहा था। पीलू से पैसे मांगने के लिए मकान मालिक आता था, उधार देने वाले आते थे। पीलू बहुत उदास रहने लगी थी और उसकी तबीयत भी खराब होने लगी थी। ये देखकर एक दिन टिल्लू बहुत सारी कांच की बोतल्स कबाड़ से लेकर आता है और उन बोतल्स को गरम भट्टी में पिघला देता है। वो गरम कांच को तराशने लगता है और कांच के टुकड़ों को चिपकाने लगता है। फिर अपनी मेहनत से वो एक शानदार कांच की नाव बना लेता है। फिर टिल्लू उस नाव को अपनी माँ पीलू को दिखाता है। माँ, देखो, तुम्हारे लिए मदर्स डे का गिफ्ट। अरे बेटा, ये क्या है? इतनी खूबसूरत नाव। माँ, ये कांच की नाव मैं तुम्हारे लिए बनाया हूँ। इसमें सिर्फ मेहनत गई है, बाकी 1 रुपया भी इसमें खर्च नहीं हुआ है। अब तुम मदर्स डे में इसको लेकर नदी में चलाओ, लोग देखते रह जाएंगे और तुम्हें पहले से भी काफी ज्यादा सवारियाँ मिलेंगी। वाह मेरे टिल्लू, मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। फिर पीलू उस कांच की नाव को ले जाकर नदी में घुमाने लगती है। ये देखकर कालू का सिर चकरा जाता है। पीलू की कांच की नाव में बहुत से सवारी एक साथ बैठ जाते थे। हे भगवान, इसने तो ऐसी नाव बना ली है कि अब मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे नाव का धंधा तो अब गया, मैं तो जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। और फिर इस तरह से पीलू अपनी मेहनत से और ज्यादा पैसे कमाने लगती है।
उसके घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और टिल्लू भी बहुत मन लगाकर उसकी मदद करता है। थोड़े ही दिनों बाद टिल्लू की शादी हो जाती है। गांव वाले उसकी कला और सूझबूझ की बहुत तारीफ करते हैं। इस तरह से मदर्स डे के खूबसूरत तोहफे के कारण सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। भोरपुर में पीलू चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। उनके एक छोटा बच्चा भी था। दही जमाने में बहुत अच्छी महारत हासिल कर रखी थी। उसका बनाया हुआ दही दूर दूर से पक्षी आकर खरीदते थे और उसके पति का एक डेयरी फार्म था जिसके दूध से पीलू चिड़िया दही जमाया करती थी। पीलू चिड़िया की कामयाबी से कालू कौवा बहुत चिढ़ता था और वो कुछ न कुछ मौका ढूंढता रहता था जिससे उसका धंधा खराब हो सके, लेकिन अभी तक उसे कोई कामयाबी नहीं मिली थी। काम धंधा बढ़ता देखकर पीलू चिड़िया का पति 2-4 गाय और भैंस और खरीद ले आया। एक बार हरिया तोता उसकी दुकान पर आता है। पीलू बिटिया, तुमने दही का व्यापार करके बहुत अच्छा किया है। ये कालू कौवा जो दही जमाता था वह बहुत ही बकवास होता था, कड़वा होता था। तुम्हारा दही तो लाजवाब मीठा होता है। चलो अब आधा किलो पैक कर दो मेरे लिए। ऐसा सुनकर पीलू चिड़िया बहुत खुश होती है। हरिया काका, आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया। मैं आपको मलाईदार दही देती हूँ। कालू कौवा पीलू चिड़िया की सफलता को देखकर एक बार फिर चिढ़ जाता है। एक बार कड़क सेठ पीलू की दुकान पर आता है। सब लोग कड़क सेठ को देखकर थोड़े घबरा जाते हैं। कड़क सेठ वहाँ का जमींदार था। पीलू जी, हमने सुना है आपका बनाया हुआ दही बहुत स्वादिष्ट होता है। उसकी लस्सी लाजवाब बनती है। जी मालिक, आपने बहुत सही सुना है। मैं बहुत होशियारी से दही जमाती हूँ, बहुत सावधानी से इसका रख रखाव करती हूँ, इसलिए इस दही का स्वाद बहुत अच्छा होता है। अच्छा ऐसा है तो थोड़ा दही हमें चखाओ। क्यों नहीं, ये लीजिए, ये दही चख के देखिए। कड़क जब पीलू के जमाए हुए दही को चखता है तो वो बहुत खुश होता है। तभी वहाँ पर कालू कौवा आता है और जमींदार की चाटुकारिता करने लगता है। अरे मालिक, आप यहाँ एक बार मेरे जमाए हुए दही को भी चख लीजिए। कड़क जब कालू कौवे के जमाए हुए दही को चखता है, अरे इतना कड़वा दही, तुम जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। इससे डरकर कालू कौवा वहाँ से तुरंत भाग जाता है। कड़क पीलू की ओर देखकर कहता है, पीलू जी, हमारे घर में त्योहार है, आप हमें 50 पैकेट दही दीजिएगा। याद रखे, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी दुकान बंद करवा देंगे। नहीं मालिक, आपको टॉप क्वालिटी का दही मिलेगा। पीलू चिड़िया खुशी खुशी घर आती है और अपने पति के साथ वो कड़क जी के लिए दही जमाती है। फिर कुछ काम आने के कारण दोनों घर से बाहर जाते हैं। कालू कौवा मौके की तलाश में उनके घर के बाहर ही था। जैसे ही वो देखता है कि दोनों घर से बाहर गए हैं, वो उनके घर में चुपचाप खिड़की से घुस जाता है। उसके हाथ में 2 नींबू होते हैं। हाँ, ये लोग बहुत ज्यादा कामयाब हो रहे हैं। मैं इनको कड़क की नजर में गिरा दूंगा और फिर इनकी दुकान बंद हो जाएगी। फिर देखता हूँ इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे। ऐसा कहकर वो नींबू को दही में निचोड़ने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद जब पीलू और उसका पति घर लौटते हैं तो वो अपने बच्चे को चखने के लिए दही देते हैं। तू मम्मी पापा, ये दही तो बहुत कड़वा है। आप लोग कब से ऐसा कड़वा दही जमाने लगे? ये सुनकर पीलू और उसका पति घबरा जाते हैं। पीलू सोचती है, हे भगवान, अब कड़क जी तो हमारी दुकान बंद करवा देंगे। ये दही तो पूरी तरह से खराब हो गया है। लेकिन ये दही खराब कैसे हुआ? हम तो इतनी सावधानी से जमा रहे थे, ये तो मीठा होना चाहिए था। अब जो भी हुआ, अब भगवान ही हमें बचा सकते हैं। ऐसा कहकर वो एक दही के बर्तन को अपने खेत में लेके जाती है और वहाँ पर मिट्टी में डाल देती है और भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, आप ही हमारी लाज बचाइए। अगले दिन पीलू जब खेत में जाती है तो खेत से बहुत सारे दही के पैकेट निकल आते हैं।
ये देखकर वो और उसका पति हैरान रह जाते हैं और खुश भी होते हैं। उन दही के पैकेट्स को वो दोनों पति पत्नी तोड़ते हैं और कड़क को दे आते हैं। कड़क के घर में त्योहार चलता रहता है। दोनों पति पत्नी घबराए हुए होते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। जैसे ही कड़क और उसके घर परिवार वाले दही चखते हैं तो वो पीलू और उसके पति को बहुत शाबाशी देते हैं और तारीफ करते हैं। अरे ऐसा मीठा दही तो लाजवाब है, हमने तो ऐसा दही कभी नहीं खाया। पीलू अपने पति को देखकर मुस्कुराती है। इस तरह से कालू कौए का प्लान फेल हो जाता है और आखिर में उसे अपनी दुकान बंद करके जाना पड़ता है। एक गांव के जंगल में पिंटू गेंडा रहता था। उसे अपने नाक की सींग पर बहुत घमंड था। जब भी वो अपनी नाक की सींग देखता उसे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन पिंटू को अपनी मोटी खाल पर दुख होता था। वाह, क्या नाक की सींग मेरी! ऐसी बड़ी बड़ी सींग के लिए तो बहुत सारे गेंडे तरसते हैं। मेरी जैसी सींग तो अच्छे अच्छे अमीर गेंडों के पास नहीं होती है, लेकिन मेरी खाल इतनी मोटी क्यों बना दी समझ नहीं आता। काश मेरी खाल पतली होती तो ये सींग और भी खूबसूरत लगती। एक दिन उस गांव के जंगल में शेर घुस आता है और वो वहाँ के जानवरों के ऊपर हमला करके उन्हें नुकसान पहुँचाने लगता है, जिससे सभी जानवर शेरा से बहुत डर जाते हैं। अरे ये शेरा कहाँ से आ गया है? वो तो बहुत ही खूंखार और खतरनाक है। कल मुझ पर हमला करके मुझे घायल कर दिया और मेरा सारा पैसा लूट लिया। ऐसे ताकतवर जानवर से तो मेरा कभी सामना नहीं हुआ। अगर ऐसा वो तुमको हरा सकता है भल्लू भाई, तो मुझ जैसे छोटे जानवरों को तो ये गांव छोड़कर ही जाना पड़ेगा। ये सब पिंटू सुन रहा था। तब छोटू की नजर उस पर पड़ती है। पिंटू भाई, उस मुसीबत से तो तुम ही बचा सकते हो। मैं क्या कर सकता हूँ छोटू, बताओ मुझे। तुम्हारी खाल इतनी मोटी है कि वो तुम पर अगर हमला भी करेगा तो उसके हमले का तुम पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा। फिर हम सब उसको मिलकर पकड़ लेंगे। ये तुम क्या कह रहे हो छोटू? तो क्या मेरी मोटी खाल का मजाक उड़ा रहे हो? नहीं पिंटू, छोटू तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा है, वो सही कह रहा है। तुम्हारी मदद से हम उस शेरा को पकड़ लेंगे। और फिर सभी जानवरों की बात सुनकर पिंटू उनके साथ शेरा को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर पिंटू अकेला गांव के सुनसान इलाके में घूमता रहता है। उसी समय शेरा आ जाता है। वाह, आज तो मोटी खाल वाला आया है, इसको हराने में मजा आएगा। शेरा को देखकर पिंटू डर जाता है। शेरा उसको पकड़ने के लिए भागता है और तुरंत ही झपटा मारता है। शेरा के तेज धार वाले नाखून उसकी मोटी खाल से टकराते हैं, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। अरे ये क्या? इस पर तो मेरे हमले का कोई असर नहीं हो रहा है। शेरा बहुत गुस्से में आ जाता है, लेकिन वो पिंटू का कुछ बिगाड़ नहीं पाता। तभी पिंटू एक तरफ भागता है और शेरा पर मोटा सा जाल आकर गिरता है और शेरा पकड़ा जाता है। वहाँ के जानवर तुरंत पेड़ों और झाड़ियों के पीछे से आते हैं और शेरा की पिटाई कर देते हैं। शेरा भाग खड़ा होता है। अब मैं इस गांव की तरफ मुंह मोड़ कर भी नहीं देखूंगा। वाह पिंटू भैया, तुम्हारे कारण गांव का भला हो गया। मुझे नहीं पता था कि मैं जिस खाल को देख दुखी होता था वो मुझे इज्जत दिलाएगी। इस तरह से पिंटू गेंडे को ये समझ आ जाता है कि जो चीज काम की नहीं होती है वो सुंदर तो दिख सकती है, लेकिन उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। अपनी खूबी किस बात से है ये पहचानना चाहिए। एक छोटे से गांव में मगरू बदमाश रहता था। वो दूसरे के बच्चों को अपहरण कर लेता था, लेकिन आज तक उसे किसी ने रंगे हाथों नहीं पकड़ा था। तो किसी को ये नहीं पता था कि मगरू ही बच्चों की चोरी करता है। उसी गांव में पिग्गी और पिग्गा रहने के लिए आते हैं। उनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। पिग्गा कहता है, बच्चों
हम काम से बाहर जा रहे हैं, तुम लोग घर को अंदर से बंद कर दो और जब हम आए तभी घर का दरवाजा खोलना। जी पापा। ऐसा कहकर वो और उसकी पत्नी चले जाते हैं और ये देखकर मगरू सोचता है, वाह, इतने सुंदर बच्चे, इन्हें चुराने में मजा आएगा। और मगरू उनके घर जाता है और दरवाजे पर खटखटाता है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता है। एक बच्चा ऊपर खिड़की से उसे देख लेता है। अरे, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है, मैं बहुत देर रुक नहीं सकता, अगली बार पूरी प्लानिंग के साथ आऊंगा। और वो वहाँ से चला जाता है। जब पिग्गा और पिग्गी वापस आते हैं तो पापा, मगरमच्छ अंकल दरवाजा खटखटा रहे थे, हमने दरवाजा नहीं खोला। लेकिन कम से कम ये पूछ लेना कि आप कौन हैं, इससे पता चल जाएगा कि वो किस काम से आए थे। और अगले दिन भी दोनों पति पत्नी अपने बच्चों को घर में छोड़कर उनसे घर को अंदर से बंद करने के लिए कहकर चले गए। दूर से मगरू ये देख रहा था और थोड़ी ही देर में वो उनके घर जाता है। बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं दूध वाला हूँ, मैं दूध बेचता हूँ। लेकिन मम्मी पापा नहीं है, आप शाम में आना। मुझे तुम्हारे मम्मी पापा ने ही भेजा है तुम्हें दूध देने के लिए, दरवाजा खोलो। लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि क्या करें। सॉरी अंकल, हम दरवाजा नहीं खोल सकते, मम्मी पापा सिखाए हैं कि किसी भी अनजान व्यक्ति से कुछ खाने की चीज नहीं लेनी चाहिए। उनकी बात सुनकर मगरू बहुत गुस्सा करता है, लेकिन दूर से पिग्गी और पिग्गा आते दिखते हैं तो वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। फिर बच्चे पूरी बात अपने मम्मी पापा को बताते हैं। लगता है वो बच्चा चोर ही है, अब से हमें सावधान रहना होगा। इधर मगरू बहुत गुस्से में रहता है, उसे अब सावधान रहना होगा। मैं तो बच्चों को चुरा कर ही रहूंगा, चाहे जो हो जाए। और अगले दिन मगरू पिग्गी और पिग्गा के जाने के बाद उनके घर जाता है और गुस्से में दरवाजा तोड़ देता है और वो तीनों बच्चों को उठाकर भागने लगता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि थोड़ी ही दूर में पिग्गी और पिग्गा उसका इंस्पेक्टर सींगा गेंडे के साथ इंतजार कर रहे थे। वो रहा बच्चा चोर मगरू, अब इसकी खैर नहीं। और सींगा तुरंत मगरू के सामने आ जाता है और उसके कांस्टेबल्स उसको घेर लेते हैं। बच्चों को छोड़ दो मगरू, तुम रंगे हाथों बच्चा चोरी करते पकड़े गए हो। अरे ये क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? हम कल रात में इंस्पेक्टर सिंगा जी से मिलकर तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाया था। और फिर मगरू से सिंघा बच्चों को छीन लेता है और मगरू की पिटाई हो जाती है और उसको पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। जब कोई गलत काम करता है और दूसरों को नुकसान पहुंचाता है तो एक न एक दिन उसे अपने बुरे कामों का बुरा परिणाम भुगतना ही होता है। किसी गांव में रघु नाम का एक भालू बच्चा रहता था। उसका पढ़ाई लिखाई में जरा भी मन नहीं लगता था। पढ़ाई के नाम से बचने के लिए वह बहुत कुछ करता था। उसकी बहन पढ़ने लिखने में काफी अच्छी थी और वह अपने घर वालों की बात भी मानती थी। बेटा रघु, जितना खेलना कूदना जरूरी है उतना पढ़ना लिखना भी जरूरी है। अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे, हर समय बस खेलते ही रहोगे और अपने दोस्तों के साथ मस्ती करोगे तो तुम बड़े होकर कुछ नहीं कर पाओगे। बेटा, खेलने के साथ पढ़ाई पर भी उतना ही ध्यान दो तुम। मम्मी, आप भी ना, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे पढ़ना लिखना जरा भी पसंद नहीं। जब भी मैं पढ़ने लिखने के लिए बैठता हूँ तो मुझे नींद आने लगती है और मेरा सिर दर्द करने लगता है, इसलिए मुझे पढ़ना लिखना जरा भी पसंद नहीं। भैया, ऐसी बात नहीं है। अगर आप पढ़े, मन लगाकर पढ़ेंगे तो आपको ना सारी पढ़ाई समझ में आने लगेगी, जैसे मुझे आती है। पता है, मुझे पढ़ते हुए जरा भी नींद नहीं आती, बल्कि मुझे तो पढ़ने बहुत अच्छा लगता है। तभी वहाँ पर रघु का दोस्त गोलू नेवला आ जाता है। अबे रघु, चलो खेलने चलना नहीं है क्या? हाँ गोलू, रुको मैं अभी आया। ऐसा कहकर वह अपने दोस्त गोलू के साथ खेलने के लिए चला जाता है और उसकी मासूमन ये देखकर बहुत दुखी होती है। अगले दिन रघु और आरती स्कूल जाते हैं। बच्चों, आज आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। पता है, प्रिंसिपल सर ने आप सभी बच्चों के लिए हमारे
हमारे स्कूल में आज से लाइब्रेरी ओपन करा दी है। आज से आप सभी बच्चे लाइब्रेरी जाकर उसमें बुक्स पढ़ सकते हैं। ये बच्चे सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, मगर रघु को तो इस बात से कोई लेना देना ही नहीं था। मैडम सभी बच्चों को लाइब्रेरी में ले जाती है और सभी बच्चे अब किताब लेकर बैठकर उसे पढ़ने लगते हैं, मगर रघु को इतनी सारी बुक देखकर सर चकराने लगता है। यहाँ तो बस किताब ही किताब है, कुछ खेलने के लिए तो नजर ही नहीं आ रहा। मेरा तो यहाँ पर सर दर्द कर रहा है। तभी वहाँ पर मैडम आ जाती है और रघु से कहती है, बेटा रघु तुम कोई किताब क्यों नहीं पढ़ रहे हो? चलो मैं तुम्हें एक अच्छी सी बुक देती हूँ जिसे पढ़कर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये लो रघु, हमारे इतिहास से जुड़ी बुक, इसे पढ़ो तुम। रघु का मन नहीं था, पर फिर भी वह बुक लेकर उसे पढ़ना शुरू करता है। थोड़ी देर पढ़ते पढ़ते रघु को वो किताब अच्छी लगने लगती है और वह बुक पढ़ते पढ़ते समय कब बीत जाता है उसे पता ही नहीं चलता। रघु घर जाता है। चलो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ, आ जाओ खाना खा लो। खाना खाते हुए रघु कहता है, मम्मी आज मैंने हमारे इतिहास से जुड़ी एक बुक पढ़ी और उसे पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या सच में रघु? हाँ मम्मी, आज तो भैया ने पूरी किताब पढ़ डाली। ये तो बहुत अच्छी बात है रघु बेटा, तुम्हें ऐसी ही बुक्स पढ़नी चाहिए, तुम्हें और भी जानकारी मिलेगी अपने इतिहास से जुड़ी। हाँ मम्मी, मैं कल भी लाइब्रेरी जाकर और बुक्स पढ़ूंगा, मुझे आज बहुत अच्छा लगा। अब रघु रोज लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ने जाने लगा, जिससे उसका पढ़ाई का इंटरेस्ट बढ़ता चला गया और वो खेलने कूदने पर भी कम ध्यान देने लगा। रॉकी नाम का एक भालू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। रॉकी भालू अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने इलाके के सबसे अच्छे स्कूल में भेजता था। स्कूल में बच्चों को बहुत कुछ सिखाया जाता था, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, फूड एक्टिविटी और भी बहुत कुछ। दोनों खरगोश और पीहू लोमड़ी दोनों अपने अपने स्कूल के लिए निकल जाते हैं। भाई आज हमारा स्पोर्ट्स का पीरियड है ना, तो क्या आपने अपने स्पोर्ट्स शूज ले रख लिए हैं? कल सर ने आपसे कहा था ना, अगली बार जब स्कूल में आओगे तो अपने शूज के साथ आना, वरना वे तुम्हें क्लास से निकाल देंगे। पीहू तुम फिक्र मत करो, आज मैंने अपने शूज लेकर आया हूँ। आज सर मुझे क्लास से बाहर नहीं निकालने वाले हैं। चलो अब जल्दी से स्कूल चले, वरना लेट हो जाने की वजह से शायद हमें वो जरूर निकाल देंगे। हाँ भाई जल्दी चलो। वे जल्दी जल्दी भागकर स्कूल समय पर पहुँच जाते हैं। अपनी क्लास में जाकर टुन्नू आज बहुत खुश था कि आज वह अपने स्पोर्ट्स शूज लेकर आया है और सर आज उसे इस बात के लिए नहीं डांटेंगे कि तभी क्लास में मैडम सोना बिल्ली आती है और बच्चों से कहती है, म्याऊ। बच्चों आज तुम्हारे स्पोर्ट्स टीचर किसी काम से बाहर गए हैं, इसलिए आज वे तुम्हारी क्लास नहीं ले पाएंगे। मैं आज तुम्हारी क्लास लूंगी और आज मैं तुम्हें फूड की क्लास दूंगी। फूड की क्लास? मगर मैम इसमें आप क्या सिखाओगे हमें? आज बच्चों मैं तुम्हें कुछ बनाना सिखाऊंगी जो आपके बहुत काम आएगा। अगर आपकी मम्मी किसी काम से बाहर गई हो तो आप खुद बनाकर उसे खा सकते हो और आप सभी को वे बहुत टेस्टी लगेगा। मगर मैडम आप हमें क्या सिखाओगे? मैं आप सभी को सैंडविच बनाना सिखाऊंगी। सैंडविच बनाना बहुत आसान होता है। सैंडविच बनाना फिर तो मजा आ जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो बच्चों अब जल्दी से शुरू करते हैं। बच्चों सबसे पहले हमें जो सामान चाहिए होगा वो है ब्रेड, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और चटपटा मसाला। और हाँ, नमक तुम अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो। और हाँ बच्चों, टोमेटो सॉस भी, क्योंकि उसके बिना तो मजा आएगा ही नहीं। मगर मैडम आपने चीज के बारे में तो बोला ही नहीं, बिना चीज के सैंडविच में क्या मजा आएगा? नहीं टुन्नू, ये एक हेल्दी सैंडविच है, इसलिए हम इसमें कुछ भी ऐसा सामान नहीं डालेंगे जिससे हमारी हेल्थ पर बुरा असर पड़े। चलो अब मैं तुम्हें बनाना सिखाती हूँ। जी मैम। सबसे पहले आपको ब्रेड लेना है, उस पर टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, उसके बाद पत्ता गोभी, उसके बाद ही मसाला और थोड़ी सी नमक, और फिर इसे ब्रेड से ऊपर से बंद कर दो और फिर इस पर टोमेटो सॉस लगाकर आप इसे खा सकते हो। सभी बच्चे मैडम की रेसिपी अपनी अपनी कॉपी में लिख लेते हैं। सभी बच्चे अच्छे से समझ गए होंगे ना? अब आप अपने घर जाकर अपने मम्मी पापा को ही ये बनाकर खिला सकते हो। लेकिन बच्चों ये बनाते वक्त अपना ध्यान रखना, किचन में कोई भी ऐसा वैसा सामान नहीं उठाना, ठीक है? थोड़ी देर में स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। टुन्नू और पीहू भी अपने घर आ जाते हैं। बच्चों जल्दी से मुँह हाथ धुल लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं मम्मी, आज
आप हमारे लिए कुछ नहीं बनाओगे? तभी वहाँ पर उनके पापा रॉकी भालू आ जाते हैं और वे ये सुनकर कहते हैं, क्या हुआ बच्चों, रोज तो तुम घर आते ही खाना मांगते हो, आज तुम्हें कुछ बदले बदले से लग रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है पापा। टुन्नू और पीहू दोनों मुंह हाथ धोकर किचन में जाते हैं और सैंडविच बनाने लग जाते हैं। दोनों जैसा जैसा मैडम ने बताया था वैसा ही बनाने लग जाते हैं और कुछ देर बाद बाहर आते हैं। पापा मम्मी, आज हमने आपके लिए कुछ बनाया है। आज मैडम ने हमें स्कूल में ही बनाना सिखाया था। अच्छा, तभी आज तुम बदले बदले लग रहे थे। मम्मी, ये सैंडविच आपके लिए और पापा ये आपके लिए। पीहू अपने मम्मी पापा को सैंडविच दे देती है। दोनों उसे खाते हैं। अरे वाह बच्चों, ये तो बहुत ही अच्छा बनाया है तुमने। आज मुझे तुम पर बहुत गर्व हो रहा है मेरे बच्चों। पापा की ऐसी बातें सुनकर दोनों मुस्कुरा देते हैं। विनमय जंगल में भल्लू भालू और पिट्टू बंदर रहते थे। दोनों में बहुत कंपटीशन की भावना थी। जहाँ भल्लू बहुत ताकतवर था और बड़े बड़े पेड़ों को हिलाकर शहद का छाता तोड़ देता था, पिट्टू ऊंची ऊंची छलांग लगाकर फल तोड़ देता था। पिट्टू, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो। हाँ तो क्या हुआ, तुम कौन से मेरे जैसे पेड़ से फल तोड़ लेते हो? मुझसे मुकाबला करो, जो जीतेगा उसका नाम होगा। ठीक है। दोनों तोता के पास जाते हैं। तुम दोनों की काबिलियत अलग अलग है, इसमें मुकाबला क्यों? मुकाबला तो बनता ही है तोता जी, आखिर ये मुझे चिढ़ाता है। ये भी मुझे नीचा दिखाता है। मुकाबला तो अब होके ही रहेगा तोता भाई। आप जीत और हार का फैसला करना। ठीक है, मैं तुम दोनों को एक ही चैलेंज दूंगा, उसको तुम्हें पूरा करना होगा। तुम दोनों नदी के पार जाओ और मेरे लिए बड़े पेड़ का अमरूद तोड़ कर लेकर आओ। मैं अमरूद खाने के बाद बताऊंगा कि ये कंपटीशन कौन जीता। मंजूर, मैं ही जीतने वाला हूँ। अरे तू क्या जीतेगा, तू तो आधे रास्ते में ही थक जाएगा। जीत तो मेरी ताकत की ही होगी। फिर दोनों नदी के पास पहुँच जाते हैं। बंदर नदी के धारा देखकर डर जाता है। नदी तो बहुत तेज बह रही है, इससे मैं पार कैसे करूँगा? तुम नदी पार नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैं अगर अकेले नदी पार कर दूंगा तो तोता भाई के सामने तुम कहोगे कि तुम्हें पूरा मौका नहीं मिला। वो तो मैं कहूँगा ही। ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हारी पीठ के ऊपर बैठ जाता हूँ। हाँ, बैठ जाओ। फिर भल्लू पिट्टू को पीठ पर बिठाकर नदी के पार चला जाता है। नदी के पार पहुंचने के बाद, अरे यहाँ तो पेड़ ही पेड़ है, कैसे पता चलेगा कि कौन सा पेड़ अमरूद का है? मुझे तो यही नहीं पता कि अमरूद का पेड़ दिखता कैसे है। मुझे पता है कौन सा पेड़ है अमरूद का, और मैं पेड़ पर चढ़कर दूर तक देख सकता हूँ कि वो कहाँ है। लेकिन अगर मैं अकेला फल तोड़ कर ले आऊँगा तो तुम तोता भाई से कहोगे कि मैंने तुम्हारी मदद का मोल नहीं चुकाया। हाँ, वो तो मैं कहूँगा ही। अब तुम अमरूद के पेड़ को देखो कहाँ है। और पिट्टू पेड़ पर चढ़कर पेड़ का पता लगा लेता है और फिर दोनों उस पेड़ के पास पहुंचते हैं। पिट्टू पेड़ पर चढ़ जाता है और अमरूद तोड़ने लगता है। भल्लू उसी पेड़ को जोर जोर से हिलाता है और अमरूद अपने आप टूटकर गिर जाते हैं। पिट्टू और भल्लू अमरूद इकट्ठा करते हैं और दौड़ दौड़ कर नदी के पास पहुंच जाते हैं। अरे, अगर मैं नदी पार करूंगा तो अमरूद कैसे पकड़ के रखूंगा? मैं अमरूद तो पकड़ सकता हूँ, लेकिन नदी पार नहीं कर सकता। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर भल्लू अपने अमरूद पिट्टू को दे देता है और पिट्टू उसकी पीठ पर बैठ जाता है और फिर दोनों नदी पार करते हैं और वहीं पर तोता आ जाता है। अरे वाह, इतने सारे अमरूद! अब बताओ कि किसकी कितने अमरूद है? ये तो मैं अब नहीं बता सकता कि किसके कितने अमरूद है। हाँ, मुझे भी नहीं पता कि किसके कितने अमरूद है। ये तो सब मिल गए हैं। तो फिर विजेता किसका बनाओ? अगर पिट्टू नहीं होता तो मैं अमरूद के पेड़ को पहचान ही नहीं पाता। लेकिन अगर भल्लू नहीं होता तो मैं तो नदी भी पार नहीं कर सकता। तो फिर तुम दोनों में मिलजुल कर अपनी अपनी खूबी के हिसाब से
ये एक काम करके आए हो। हाँ, मेरी खूबी और भल्लू की खूबी मिलकर काम करे, तभी हम ये अमरूद लेकर आ पाए। और हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हम सब में कोई न कोई कमी भी रहती है। अब हम दोनों मिलजुल कर रहेंगे। अब हम दोनों मिलजुल कर रहेंगे। बहुत अच्छी बात है, मुझे तो बहुत खुशी हुई। मैंने जो चैलेंज दिया था वो तुम्हें यही समझने के लिए था कि हमें अपनी अपनी खूबी में घमंड नहीं करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। और फिर भल्लू और पिट्टू में अच्छी दोस्ती हो जाती है।